छात्रों में आशा। बच्चों, इस वक्त सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है जिससे आप अपरिचित नहीं हैं। परंतु ऐसी विषम और विपरीत परिस्थिति में भी भारत सरकार और हमारे स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करते हुए हमें इस शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। कुछ भी हो जाए, शिक्षा रुकनी नहीं है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी विषय में जनसंचार। जनसंचार क्या है? सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा और महत्व। संचार जीवन की निशानी है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है वह संचार करता रहता है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों में संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार के माध्यम और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाला समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यम की खोज की और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी को तथा उसके समय को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यही कारण है कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। आइए अब जानते हैं कि संचार क्या है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर ट्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब आप जानिए संचार के तत्व क्या क्या हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक की होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। कोड तो आप समझते ही हैं। तो आप अपने संदेश को उसी भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है।
सफल संचार के लिए जरूरी है, सफल संचार के लिए यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि जिसे आप अपना संदेश भेज रहे हैं उसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, अर्थात उसे उस कोड का पूरा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। आइए पढ़ते हैं अगला। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। इसी तरह तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। आइए आगे अगला जानते हैं कि अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। उसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर यानी नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, या मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। उसके कई प्रकार हैं। जैसे सांकेतिक संचार, जैसे कभी कभी हम अपने किसी मित्र को इशारे से बुलाते हैं। जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान में प्रणाम करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके साथ ही जब हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं, इस प्रकार से मौखिक और अमौखिक संचार होता है। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। बच्चों याद करिए कि जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है।
यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं कि फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है, किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन करना भी संचार का ही एक रूप होता है। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं, अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। संचार का अगला प्रकार समूह संचार। समूह संचार, इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं यह वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होगा, पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहुत मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होती है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट आदि। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अगले दिन पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषताओं के बारे में।